हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो आइए कुछ बेसिक चीज़ों से पहले शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे संख्या पद्धति को, जिसमें हम पहले पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम गिनती के लिए उपयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और 0 इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट जो है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जहां पर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4 ये हमारे होल नंबर या पूर्ण संख्याएं हैं। आगे आ जाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी शामिल होते हैं, ये आपके पूर्णांक कहलाते हैं। और ये 0 के दोनों तरफ होते हैं। अब अगला जो हमारा है वह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P बटे Q के फॉर्म पे लिखा जा सकता है, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक होंगे और Q 0 के बराबर नहीं होगा। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं 1/2, माइनस में 3/5 और 4,0। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इनका जो दशमलव रूप होता है वो शांत या अशांत आवर्ती होता है। जैसे 1/2 की अगर बात करें तो 1/2 को दशमलव रूप 0.5 के रूप में लिखा जाएगा। और अगर 1/3 की बात करें तो इसको 0.333 के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दशमलव शांत है और यह दशमलव अशांत परंतु आवर्ती है। आगे देखते हैं। आगे अपरिमेय संख्याएं हैं। वे संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय कहलाती हैं। जैसे √2, √3 और पाई। इनकी विशेषताएं क्या है कि इनका दशमलव अशांत अनावर्ती होता है। मतलब जैसे आप √2 को अगर हल करेंगे तो ये 1.4142 ऐसे करते चलता चला जाएगा, अशांत होगा और उसके साथ साथ अनावर्ती होगा। यह अपने आप में जो ये नंबर आ रहे हैं, जो संख्याएं आ रही हैं, इनको रिपीट नहीं करेगा। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए यहाँ एक छोटे से वेन डायग्राम से दिखाया गया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3। पूर्ण संख्याएं जब इनमें 0 जुड़ जाए। पूर्णांक जब इसमें नेगेटिव उसके साथ साथ पॉजिटिव चीजें भी जुड़ जाएं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P बट्टे Q के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका दशमलव प्रारूप अशांत अनावर्ती होता है। ये सारी संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। चलिए अब इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय को पढ़ लेते हैं। यह है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या ये कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी बात गॉस ने की डिस्कशंस अर्थमैटिकी में। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल 24 से लेकर हम समझते हैं। तो 24 अपने आप में एक भाज्य संख्या है। अगर आप इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 2
गुणा 2 गुणा 3। यहाँ पर एक भाज्य संख्या है 24, जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में दर्शाया गया है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी यही कहती है कि दुनिया जहान के किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें ऑर्डर बदल सकते हैं, जो कि हो सकता है 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाए। लेकिन इससे ज़्यादा आप इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हम 24 को ये भी तो लिख सकते हैं 1 गुणा 6 गुणा 4। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ भाज्य संख्याओं को व्यक्त करना है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। और यहाँ पर 24 को व्यक्त किया गया है 1 गुणा 6 गुणा 4, जहाँ पर 6 और 4 दोनों ही अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, वे भाज्य संख्याएं हैं। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये, इसको समझ लेते हैं। क्या 4 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त हो सकता है n की किसी भी मान के लिए? तो यहाँ देखिए, नोटबुक LLM ने ये सामने जो डायग्राम बनाकर दिया है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई भी चीज़ जिसके लिए आप चाहते हैं कि अंत में 0 आए, अगर ऐसा कोई ताला है तो वो हमेशा खुलेगा 2 चाबियों से। तो वो चाबी क्या है? वो चाबी है 2 गुणा 5 की चाबी। इसका मतलब कि अगर 4 की घात n को आप देखना चाहते हैं कि ये 0 पर समाप्त होगा या जिसके अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उस संख्या के गुणनखंडों में 2 गुणा 5 आना अनिवार्य है। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। और यहाँ पर भी, यहाँ नीचे देखिए, इसका आंसर दिया गया है कि 4 की घाते n में केवल 2 है, यह ताला कभी खुल नहीं सकता। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह सुनिश्चित करती है कि कोई अन्य गुणनखंड मौजूद नहीं है। आइए इसको अच्छे से और समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं 4 की घात n की, तो 4 की घात n होता है 2 गुणा 2 की घात n। अगर आप इनके गुणनखंडों को देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि 4 की घात n में 2 गुणा 2 की घात n है। यहाँ पर 2 गुणा 5 नहीं है। अगर 2 गुणा 5 होता तो 4 की घाते n का कोई भी मान, n की किसी भी वैल्यू के लिए अंत में 0 ज़रूर रखता, क्योंकि 2 गुणा 5 मिलकर के हमें देता है 10, जिसके अंत में 0 आता है। लेकिन 4 की घाते n का अगर हम गुणनखंड देखें तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2। तो यहाँ पर इन दोनों ही जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 गुणा 5 नहीं है, इसलिए 4 की घाते n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 6 की घात n की, तो यहाँ पर भी 6 की घात n को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की घात n। यहाँ दोबारा वही बात आएगी कि अगर किसी चीज को 0 पर समाप्त होना है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 आना चाहिए, परंतु यहाँ पर 6 की घाते n का जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 गुणा 3 आ रहा है। इसलिए 6 की घाते n और n का कोई भी मान लेने पर 6 की घाते n कभी भी अंत में 0 नहीं देगा। आइए इसको एक और एग्जाम्पल से लेते हैं और समझते हैं।
अगर मैं बात करूं 20 की घाते n, तो यहां पर आप देखेंगे कि 20 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 5 की घाते n। मतलब 20 के गुणनखंड अगर हमने किए तो उसके अंदर 2 गुणा 5 हमको मिल गया। अतः 20 के घाते n, इसमें आप n की कोई भी वैल्यू लगा दीजिए, 1 2 3 4। यहाँ पर n एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 20 की घाते n के इकाई के अंक पर 0 जरूर आएगा। आइए अब HCF और LCM को समझ लेते हैं। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य को समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें 6 की और 20 की, तो 6 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 3 हैं और 20 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 5 हैं। दोबारा समझिए, 6 को लिखा गया है 2 गुणा 3 और 20 को लिखा गया है 2 गुणा 2 गुणा 5। और यहां पर ही इस चीज को घात के रूप में दिखाया गया है। 2 गुणा 2 को दिखा दिया गया है 2 की घाते 2। तो HCF निकालना और LCM कैसे निकाला जाए, तो देखिए यहां बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक LLM ने इसको दिखाया है कि HCF निकालने के लिए फोकस करना होगा कॉमन चीजों पर, और नियम यह है कि आपने सबसे छोटी घात ले लेनी है। तो HCF अगर आप देखें तो यहां पर क्या आ रहा है, 2 की घाते 1 यानी कि 2। आइए इस चीज को अभी और समझते हैं। और उसके साथ साथ LCM लघुत्तम समापवर्त्य कैसे आ रहा है, आपको फोकस करना है सभी गुणनखंडों पर, और नियम यह है कि आपको सबसे बड़ी घात लेनी है। जैसे कि 2 की सबसे बड़ी घात 2 की पावर 2 है, 2 की घात 2 है। सभी गुणनखंड लेने हैं, इसीलिए 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो हमारा LCM 60 यानी कि 60 और HCF 2 आ जाता है। आइए इसको नीचे रफ पेज पर और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 6 और 20 का HCF और LCM क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 पर हमें पता ही है कि 6 के जो हमारे गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 2 गुणा 3। और अगर हम बात करें 20 की, तो 20 के जो गुणनखंड हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। तो अगर हमें HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए है तो हमें कॉमन देखना है। तो दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। इसका मतलब जो हमारा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक होगा वो होगा 2। और अगर हम बात करें LCM की यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य की, तो LCM हमारा जो होगा, हमें क्या करना है, हमें पहली बात तो सभी के सभी गुणनखंडों पर फोकस करना है और उनकी मैक्सिमम पावर यानी कि सबसे बड़ी घातों को लिखना है। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 की सबसे बड़ी पावर यानी कि यहाँ पर है वो है 2 की घाते 2। तो 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1, सभी पर फोकस करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60। इसका एक और तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। LCM निकालने का सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप कॉमन को लिख लें, तो वो हो गया हमारा 2, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं उनको लिख दीजिए। तो ये हमने जितनी भी चीज़ें बची हुई थी उनको लिख दिया और हमारा आंसर क्या है 60। देखिए दोबारा मैं आपको इस चीज़ को समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको लिख लेना है कॉमन चीज़ों को। तो मैंने LCM निकालने की बात चल रही है, तो सबसे पहले मैंने इस कॉमन चीज़ को लिख लिया 2। उसके बाद जो बचा वो एक 2 ये रहा, तो इस 2 को मैंने यहाँ लिख लिया और इस 3 को मैंने यहाँ लिख लिया और इस 5 को मैंने यहाँ लिख लिया। इस तरह हमारा जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 60, मतलब 60। आइए एक छोटा सा टॉपिक और HCF और LCM के लिए। अगर 2 संख्याएं हैं
जैसे ए और बी, और अगर इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाए तो एचसीएफ गुणा एलसीएम हमेशा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के बराबर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हमने 6 और 20 का अगर हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है तो वो आया 2 और 60। और अगर आप ध्यान से देखें तो 6 × 20 और 2 × 60 दोनों का मान एक ही है, जो कि है 120। और यह वाला नियम जो है 3 संख्याओं के लिए काम नहीं करता है। तो आपके लिए एक अलग नियम है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि इससे सवाल बहुत कम आते हैं, तो इन सब चीज़ों पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। आइए इस चीज़ को और समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। आपको ये प्रूव करना होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। हालांकि इन सबको हम दोबारा फिर अभी जब हमारी एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे। हालांकि इसमें करना क्या होता है, पहले चरण में आप क्या करेंगे, √2 को परिमेय मान लेंगे, फिर स्क्वायर करके मतलब दोनों तरफ वर्ग करके ये चीज़ आपको मिलेगी। फिर हम बी स्क्वायर को एक अलग 2 के मल्टीपल यानी कि 2 के गुणनखंड के रूप में दिखाएंगे। देन हमें इस चीज़ पर हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो हमने पहले माना गया था कि ए और बी सअभाज्य हैं, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसका एक और गुणनखंड निकल कर आएगा जो कि 2 होगा, मतलब वे सअभाज्य नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। हालांकि ये जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से हम बताएंगे। और ये प्रूव करते वक्त, सिद्ध करते वक्त हमें इस प्रमेय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि यदि अगर p कोई एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करती है। मतलब अगर 2 किसी भी संख्या के स्क्वायर को भाग दे रही है, कहने का मतलब अगर 2 जो है 16 को भाग करती है तो 2 जो है इसके स्क्वायर रूट या वर्गमूल 4 को भी विभाजित करेगी। और लास्ट हमारा जो इस पूरे चैप्टर में टॉपिक रहेगा कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर ये कुछ भी करें, चाहे योग में आ जाएं या गुणा में आ जाएं, भाग में आ जाएं, घटाव में आ जाएं, तो आपको एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर हम 2-3 सवाल और हल करेंगे, जिसमें है 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है और 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अगली वीडियो में हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।